सबका हमारे YouTube चैनल नॉलेज प्लस एकेडमी पर। आज मैं आप सभी के लिए SOL BA प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का ग्लोबलाइजेशन से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। वैश्वीकरण में इस एग्ज़ाम में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनमें कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन आज हम इस पहले पार्ट वीडियो में करने वाले हैं। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आता है वो है सांस्कृतिक वैश्वीकरण क्या है, या वैश्वीकरण का सांस्कृतिक आयाम बताइए। देखिए इसका जो पहला आंसर होगा वो है सांस्कृतिक वैश्वीकरण के प्रसार में। आज अगर हम देखें तो सांस्कृतिक वैश्वीकरण का अर्थ है कि धीरे धीरे जिस तरीके से एक दूसरे देशों का कल्चर लगातार उसमें बदलाव हो रहा है, इसी को हम कहते हैं सांस्कृतिक वैश्वीकरण। इसमें सबसे पहली भूमिका जिस चीज़ की है वो है कंप्यूटर, टेलीविज़न और नई तकनीकों की, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे की संस्कृति में धीरे धीरे ढलते चले जा रहे हैं। दूसरा रीज़न है सांस्कृतिक वैश्वीकरण को फैलाने में अगर हम बात करें, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। लगातार अगर हम देखें जितने भी बदलाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्रिटेन या हम बात करें अमेरिका, तो ये जितने पश्चिम देश हैं इनकी संस्कृति का प्रभाव हमारे देशों पर ज़्यादा है, या लगभग उन सभी देशों पर है जिन्होंने वैश्वीकरण का प्रयोग किया है। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक आयाम हमें ये भी बताता है कि किस तरीके से लोग खुले विचारों को अपना रहे हैं। आज हर एक व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आत्मनिर्भर होना चाहता है, बहुत जल्दी वो खुले विचारों को पसंद करता है और बहुत जल्दी सक्सेसफुल होना चाहता है। तो ये भी अपने आप में एक आर्थिक वैश्वीकरण का रूप है। आर्थिक वैश्वीकरण में अगला जो पॉइंट है वो है खान पान में होने वाला बदलाव। फास्ट फूड का चलन, कोको कोला, बर्गर, ये सारी चीज़ों हम बहुत जल्दी खाना पसंद करते हैं, क्योंकि कार्य के साथ साथ हमें अगर भोजन की आवश्यकता है तो हम पश्चिमी खान पान का उपभोग करना हमने शुरू कर दिया है। अगली चीज़ है संस्कृति को समझने की जिज्ञासा। ये भी बड़ा आसान टॉपिक है। इसमें हमने बताया कि किस तरीके से सांस्कृतिक वैश्वीकरण में आज लोग एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे में रीति रिवाज, त्यौहार किस तरीके से मनाए जा रहे हैं, इसकी जिज्ञासा लगातार हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये वैश्वीकरण का ये जो एक प्रकार है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं संस्कृतियों को मिला रहा है। अब है इसी मिलाने पर देखिए संस्कृतियों का मेलजोल बढ़ना, एक दूसरे देशों में आवाजाही की वजह से संस्कृतियों का मेलजोल बढ़ा है। लोग आज एक दूसरे के रीति रिवाज, त्योहारों को मनाने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं और वहाँ की संस्कृति से जुड़ना पसंद करते हैं। अगला और अंतिम पॉइंट है सांस्कृतिक मूल्यों में कमी आना। जैसे संस्कृति का मिक्सर हो रहा है, उसमें हमें देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं एक देश जो है वो अपनी संस्कृतियों से थोड़ा सा पीछे चला जा रहा है, अपनी संस्कृतियों को भूलता चला जाता है, और ये भी अपने आप में एक सांस्कृतिक वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। संस्कृति का मिश्रण होना, तो इसमें भी हम लिख सकते हैं कि कैसे फास्ट फूड के साथ भारतीय खानों का चलन और पहनावे में पश्चिमी पहनावा भारतीय पहनावे का एक मिश्रण है। कुर्ते के साथ जींस का प्रयोग, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। ये अपने आप में सारे सांस्कृतिक वैश्वीकरण के रूप है। ये पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है। देखिए अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, और अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण के लाभ या हानि बताइए। या कई बार ये क्वेश्चन चेंज होकर आ जाता है कि वैश्वीकरण के समर्थक व आलोचक के मुख्य बिंदु क्या हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है। वैश्वीकरण को किस तरीके से अगर हम समझें तो देखिए इसमें बता रहे हैं कि वैश्वीकरण के सबसे पहला लाभ अगर हम देखें तो वैश्वीकरण अपने आप में एक जुड़ाव है अर्थव्यवस्था का, लोगों का। इसका जो पहला लाभ होता है वो ये है कि आज विकसित और विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो एक साथ मिलकर काम कर रही है, एक साथ जुड़ चुकी है। बाजार दुनिया के एक साथ जुड़ चुके हैं। आज अगर हम देखें कि आज भारत का उत्पादक जो है वो अपना सामान पश्चिमी देशों में बेच रहा है और पश्चिमी देश का वस्तुएँ हमारे देश में बिक रही है। अगली चीज़ है, इसका एक लाभ ये हुआ है कि वैश्वीकरण के आने से संचार क्रांति आई है। संचार क्रांति की बात करें तो कंप्यूटर, इंटरनेट के इस्तेमाल से आज पूरे विश्व में नया बदलाव आया है, और इस पूरे विश्व में नए बदलाव को सभी लोग उसका अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा लाभ इसका ये है कि बाहरी कंपनियों का आने से FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या कहें बाहरी निवेश विकसित देशों को, विकासशील देशों को मिलने लग गया, और विकासशील देश इस बाहरी निवेश का इस्तेमाल कहीं ना कहीं अपने देश को विकसित करने में लगाता है। इसके अलावा एक और लाभ है, वित्तीय संस्थाएं जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, ये विकासशील देशों को आसानी से मिलने वाला पैसा उपलब्ध कराती हैं। आसानी से मिलने वाले पैसे से मतलब है कि कम ब्याज दर पर, और जो कि आगे चलकर विकासशील देशों के विकास में सहायक होता है।
वैश्वीकरण की हानियों को अगर हम डिस्कस करें तो देखिए निजीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। इसका बेसिकली मीनिंग ये है कि आज एक देश की सरकार ज़्यादातर निजीकरण को बढ़ावा देती है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे कार्य राज्य निजी हाथों में सौंप देती है, जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों को, आम जनता को मिलने वाला जो लाभ है वो कम हो जाता है। अगला जो इसकी हानि है वो है छोटे उद्योगों का बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन ना कर पाना। कहीं ना कहीं छोटे उद्योग जो हैं वो बड़ी कंपनियों के हाथों या तो बिकना पसंद करते हैं या अपने काम धंधे को बंद कर देते हैं, क्योंकि वो बाज़ार में बड़े निवेश से और बड़ी कंपनियों से टक्कर नहीं ले पाते। अगली चीज़ है बाजारवाद का बढ़ना। इसका बेसिक मीनिंग ये होता है कि किस तरीके से एक देश के जो लोग हैं वो बाज़ार की वस्तुओं से बहुत प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं और उसको खरीदना शुरू कर देते हैं। कई बार हम ऐसी चीज़ों को भी खरीदते हैं जिसका उपयोग हमें आवश्यक नहीं है। भारी कंपनियों द्वारा दिए जाने वाला रोजगार अक्सर तकनीक के आने की वजह से कई कार्यशील व्यक्तियों को निकाल दिया जाता है। तो ये भी एक पॉइंट है कि ये सच है कि रोज़गार बढ़ेगा बाहरी कंपनियों के आने से, लेकिन यही बाहरी कंपनी बड़े स्तर पर अपने लोगों को जॉब से निकाल देती है अगर रोज़गार में कोई नई तकनीक का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। तीसरा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे कौन से हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ है और आएगा भी कि विश्व में पर्यावरण को लेकर कौन से मुद्दे हैं जिस पर सभी देशों की चिंता बराबर है। तो देखिए सबसे पहला है जलवायु परिवर्तन। धरती के तापमान व मौसम में होने वाला बदलाव कहीं ना कहीं हमें परेशान करने वाला है। आगे चलकर जिस तरीके से सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी और दूसरी अन्य चीज़ें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं विश्व के लिए एक समस्या का कारण बनेगा। अगला पॉइंट है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। इसमें ग्रीन हाउस गैसें वो हैं जो धरती के ताप को बढ़ाती हैं। इससे हमारे जो बर्फ़ के ग्लेशियर्स हैं वो लगातार गल रहे हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसें कहीं ना कहीं धरती के तापमान में बदलाव कर रही हैं और यही गैस कहीं ना कहीं हमारे ओजोन लेयर को प्रभावित करती है। सो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आज पूरा विश्व चिंता में है। अगला पॉइंट है संसाधनों में होने वाली कमी। सो बेसिकली देखिए इसमें बताया गया है कि किस तरीके से आज कोई भी देश हो तो हर देश में खनिज, पेड़ पौधे, जीव जंतु लगातार धरती से विलुप्त होते चले जा रहे हैं। तो अपने आप में ये भी एक सबसे बड़ा कारण बन सकता है जिसकी वजह से विश्व जो है वो चिंता में है और सभी को मिलकर एक प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगला पॉइंट है पानी के लिए अगला विश्व युद्ध। इसमें बताया गया कि किस तरीके से आज विश्व में पानी जो है वो एक ऐसी वस्तु या एक ऐसा संसाधन कह लीजिए बन चुका है जिसकी आवश्यकता सभी को पड़ती है और इसके बिना हम जीवन यापन नहीं कर सकते। और पिछले कई सालों में हमने देखा कि कई देशों में पानी का अकाल पड़ा है और आने वाला समय कहीं ना कहीं इसको लेकर युद्ध की एक चिंता उजागर करता है। आर्थिक प्रगति पर ध्यान देना ये भी एक पॉइंट है। सो इसको बेसिकली रिलेट किया गया है कि कैसे ज़्यादातर देश जलवायु परिवर्तन पर ध्यान ना देकर सिर्फ अपने आर्थिक तरक्की पर ध्यान दे रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण में होने वाला जो बदलाव है उसका लॉस सभी को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरत है कि विश्व के सभी देश मिलजुल कर इसके लिए काम करें। अगला पॉइंट है पर्यावरणीय जिम्मेदारी को ना निभाना। सो देखिए कई ऐसे सम्मेलन हुए हैं जिसमें साझी जिम्मेदारी की बात हुई है, लेकिन विकासशील और विकसित देश एक साथ आकर असली पहल नहीं दिखा रहे। जब तक ये पहल शुरू नहीं होगी, इनिशिएटिव नहीं लिए जाएंगे, तब तक हम पर्यावरण को नहीं बचा सकते। अगला पॉइंट है पर्यावरण को लेकर जागरूकता की कमी। आधुनिक युग में आज पर्यावरण को लेकर सभी लोग जागरूक नहीं हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण को लेकर संकट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जागरूकता की आवश्यकता है। बड़े स्तर पर सभी लोगों को अपनी तरफ से पर्यावरण को बचाने के प्रयास करने पड़ेंगे। अगली चीज़ है विलुप्त होती पेड़ पौधों की प्रजातियाँ। देखिए पेड़ पौधे, जीव जंतु ये सभी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक संसाधन के रूप में कार्य आते हैं। हमें औषधि देते हैं, हमें फल फूल देते हैं और हमारे वातावरण को संतुलित बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। तो अगर ये लुप्त हो गए तो कहीं ना कहीं हमारा जो पर्यावरण है वो संकट में आ जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद एक वीडियो और आएगी, इसका पार्ट 2, जिसमें 4 क्वेश्चन और होंगे। इन 10 या 8 क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से सुनिएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। आतंकवाद की विशेषताएं, इसके कारण और इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इन बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। तो देखिए ये एक PDF का ही पार्ट है और इसमें हमने बताया कि आतंकवाद की विशेषता अगर आप देखोगे तो जितने भी आतंकवादी समूह होते हैं वो डर को फैलाने के लिए कहीं ना कहीं एक देश में ऐसा वातावरण पैदा करते हैं जिससे कि सुरक्षा, शांति और अखंडता को खतरा पैदा हो। एक देश की सरकार को ये लोग कहीं ना कहीं जानबूझकर ऐसा अवसर पैदा करते हैं कि जिससे कि सरकार
अन्य कामों से ध्यान हटाकर सिर्फ आतंकवाद पर ध्यान दे, और अलगाववादी शक्तियाँ कहीं ना कहीं सरकार को भड़काती हैं और सरकार के लिए एक सिरदर्द बनती हैं। अगला होता है देखिए, जनता कहीं ना कहीं अपने संगठन को बढ़ाने के लिए आतंकवादी समूह युवा वर्ग को प्रभावित करता है, उसके दिल दिमाग को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि माइंड वॉश करना, ये संगठन माइंड वॉश करने पर ध्यान देता है और युवा वर्ग जो है वो मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। अगली चीज़ है धमकी, हिंसा, हत्या, अपहरण के जरिए कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर ये ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं जिससे कि लोगों के अंदर डर बैठे। और अगली इनकी विशेषता है कि अपने विरोधी और मुखबिरों को कहीं ना कहीं किसी न किसी कीमत पर ये मारते हैं, उनको क्षमा नहीं करते। अगर सरकार के साथ किसी व्यक्ति ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई या इनका साथ दिया तो उस व्यक्ति को, उसको समर्थक को पकड़े जाने पर एक तरीके से इनका अंतिम लक्ष्य होता है कि उसको ख़त्म करना। इसके अलावा शासन और सेना के मनोबल को गिराने का लगातार ये प्रयास करते हैं। तो ये सारी विशेषताएं हैं जो बड़ी आसान हैं, बड़ी ईजिली तरीके से इसको आपको बताया गया है। आतंकवाद के कारण भी बहुत ईजी हैं। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि अगर लंबे समय तक किसी देश में शोषण और अन्याय होता रहा है तो वहाँ का जो युवा वर्ग है या एक तरीके से वहाँ का जो निर्धन वर्ग है वो अपने शोषण का बदला लेने के लिए आतंकवादी समूहों से जुड़ना ज़्यादा पसंद करता है और वो शोषण और अन्याय का विरोधी होना पसंद करता है। इसके अलावा आतंकवाद के बढ़ने के पीछे एक और रीज़न है, वो है विदेशों से मिलने वाली सहायता। पाकिस्तान भारत में अगर आतंकवादी घटनाएं करवाता है तो इसके लिए कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारे संगठनों को मिलने वाला जो पैसा है बाहरी देशों से आता है और वो भारत में अस्थिरता पैदा करता है। अगली चीज़ें देखिए, बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं युवकों को इन संगठनों से जोड़ने पर मजबूर करती है और धीरे धीरे युवा वर्ग जो है वो तस्करी और नशीले चीज़ों से जुड़ते हुए आतंकवाद की अंतिम चरम सीमा तक पहुंच जाता है। तो ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से आतंकवादी घटनाएं और आतंकवादी समूहों में हमें बढ़ावा देखने को मिला है। अगली चीज़ है अवैध शस्त्र व्यापार। तो देखिए, जितना भी अवैध शस्त्र व्यापार होगा, जितनी इलीगल तरीके से वेपन्स बिकेंगे, उतना ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये भी एक रीज़न है जिस पर हमें रोक लगाने की आवश्यकता है। इसके अलावा न्याय व्यवस्था में देरी, भ्रष्टाचार, ये सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपना पेशेंस और अपना विश्वास खो देते हैं सरकार में, जिसकी वजह से वो आतंकवादी समूह और आतंकवादी जैसी चीज़ों से जुड़ना ज़्यादा उन्हें अच्छा लगता है। तो ये कारण है सारे। और अंतिम पार्ट में आतंकवाद को कैसे कम किया जा सकता है, सबसे पहले सभी देशों को देखिए इसके लिए एकजुट होकर कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये घटनाएं केवल एक देश को प्रभावित नहीं करती, आज लगभग सभी देश इससे जूझ रहे हैं। अगली चीज़ है आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए खुफिया एजेंसी को मजबूत बनाना पड़ेगा। हर एक देश को अपनी खुफिया एजेंसियों को निर्देश देने पड़ेंगे कि जितनी भी घटनाएँ हैं उनको रोकने में मदद की जाए। इसके अलावा सभी देशों को अपनी तकनीक को मजबूत बनाना पड़ेगा ताकि तकनीक की सहायता से आतंकवादी घटनाओं पर नज़र रखी जा सके। और आज कंप्यूटर और दूसरी इंटरनेट की ऐसी तकनीक हमारे पास है जिसको हम बोल सकते हैं कि साइबर एक अटैक हमें करना पड़ेगा किन पर, आतंकवादियों समूह पर, जिससे हम इन घटनाओं को रोक पाएँ। और अंतिम, अवैध हथियारों पर रोक लगाना, जो हमने अभी लास्ट पीछे भी समझा कि कैसे आतंकवादी समूहों को अगर हथियार पर्याप्त रूप से उनको सप्लाई नहीं मिलेगी तो ये घटनाएं अपने आप कम होनी शुरू हो जाएंगी। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। सो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए गए हैं और बाकी पार्ट 2 में लेकर हम आपके लिए आएंगे। टिल देन, बाय बाय, टाटा एंड गॉड ब्लेस यू।